परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 15 से चैप्टर 22 तक वीरों का कैसा हो वसंत वहाँ तक हमने देखा। आज हम चैप्टर 15 से, जिसका नाम है दाज्यू प्रकार है कहानी, के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे कर लिया। कि जगदीश बाबू एक अनजान शहर में जब आते हैं तब उन्हें अपने शहर की याद आती है और वह अपने जो अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं कि कैसे अनजान शहर में वो अपरिचित है और कैसे वो व्यक्ति से वहाँ के लोग से निकट आ जाए। इसीलिए वह अनजान शहर में एक कैफ़े में प्रवेश करते हैं और 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का, उससे वह जान पहचान हो जाती है कि उसने शंका का समाधान कैसे कर लिया। कि वो जिस कैफ़े में जाता था वहाँ एक बॉय यानी कि मदन इस कैफ़े में काम करता था और वहाँ उसे देखकर, जगदीश बाबू को देखकर उसे मुस्कुराता था और लड़का उन्हें शायद उन्हीं के यहाँ का हो ऐसा मालूम उसके मन में शंका पैदा हुई कि ये कहाँ का रहने वाला है। उसने अपनवत यानी कि अपनेपन की डोर इसकी ओर खींच लाती है। तो जगदीश बाबू कैफ़े में बॉय मदन को देखकर उन्हें लगता था कि शायद यह उन्हीं के यहाँ का लड़का है। बाद में जब मदन से उसकी वार्तालाप या चर्चा विचारना होती है तब उन्होंने जान लिया कि उनकी शंका, कि उनके मन में जो मेरे मन में शंका थी, एक अनजान शहर में जब मैंने प्रवेश किया और कैफ़े में गया तब मदन से वार्तालाप करके उन्हें ऐसा लगा कि शायद यह हमारे पहाड़ी क्षेत्र का है, हमारे गांव का है। उसके मन में ये शंका हुई और ये शंका सच थी। उन्होंने जान लिया कि उनकी शंका सच थी। इस तरह उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया कि कैफे बॉय मदन को देखकर उन्हें लगा था कि शायद यह उन्हीं के यहाँ का लड़का है, उन्हीं के यहाँ यानी कि उन्हीं के गांव का लड़का है। और बाद में जब उसके बीच में वार्तालाप होती है तो उन्होंने जान लिया कि उनके मन में जो शंका सच थी, अपनत्व की जो शंका सच थी, वो इस तरह कि मैंने जो सोचा था वही सच है। इस तरह उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। दूसरा प्रश्न है कि मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच क्यों अनुभव कर रहा था। कि उसका गांव बताने में वह संकोच क्यों अनुभव कर रहा था। तो मदन के गांव का नाम डायालोगो थे, डोटियालगो यानी कि अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र का है। इसीलिए मदन अपने गांव का नाम भी वह ठीक तरह से बोल नहीं पाता। और पहली बार जब हमने चैप्टर में देखा था कि पहली बार जब उसने कहा कि कौन से जिले का, तो जिला भी उसको पता नहीं था। इसीलिए वह अपने गांव का नाम डोटियालगो था और अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे उसका नाम बताने में संकोच था कि ऐसा कोई नाम होगा। इसीलिए वह अपना गांव का नाम है वो बता नहीं रहा था। उसमें संकोच हो रहा था कि ऐसा कोई नाम होगा और उसको अच्छी तरह बोलना भी नहीं आता था। तो मदन के गांव का नाम डोटियालोग यानी कि अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र का जो नाम था वो अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे अपना नाम बताने में संकोच कर रहा था। तीसरा है जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की स्याही कैसे दूर हो गई। कि जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की स्याही, एकाकीपन यानी कि अकेलापन की स्याही कैसे दूर हो गई। तो जगदीश बाबू कैफे में आने से पहले बहुत एकाकीपन यानी कि अकेलापन महसूस कर रहे थे, परंतु मदन से वार्तालाप होने पर उन्हें मालूम हुआ कि वह उनके गांव के पड़ोसी गांव का लड़का है। इस प्रकार मदन के प्रति अपनेपन का भाव आने पर जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती यानी कि जो निराशा थी, वो अकेलापन की स्याही है वो दूर हो गई। कि जब
उसे एक अनजान शहर में जब जगदीश बाबू प्रवेश करते थे तब वह एक कैफ़े में प्रवेश करते हैं और मदन से वार्तालाप हो जाते हैं। और वार्तालाप होने के बाद बहुत जब वह ये अकेलापन महसूस करते थे तब कैफ़े में गए और कैफ़े में एक 9-10 साल के लड़के मदन से वार्तालाप हो जाती है। और मदन से बातचीत होने पर उन्हें मालूम होता है कि वे भी उनके गांव के एक बड़े सी गांव है वहीं की रहने वाला है। इस प्रकार मदन के प्रति अपनेपन के जब जगदीश बाबू और उसके बीच वार्तालाप हो जाती है और वह उसे अपना बड़ा भाई मान लेता है। और पहाड़ी क्षेत्र में बड़े भाई को दाजू कहते हैं और माँ को इर्जा कहते हैं। तो के बड़े भाई से बातचीत दोनों के बीच ऐसा अपनापन हो जाता है कि जगदीश बाबू के एक अनजान शहर में अकेलापन महसूस करता था वो भूल गया। परंतु मदन से बातचीत करने पर उसे मालूम हुआ कि जैसे उसे छोटा भाई मिल गया हो और मदन को उसको बड़ा भाई मिल गया हो जगदीश बाबू। इसी प्रकार मदन के प्रति अपनेपन का भाव के दोनों के बीच में ऐसा अपनापन हो जाता है कि जगदीश बाबू के चेहरे पर एक अनजान शहर में आने का एक अकेलापन था वो दूर हो गया। तीसरा प्रश्न है, मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा? कि मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा? जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। वह जगदीश बाबू जहाँ के रहने वाले थे, दोनों के बीच में जो बातचीत हो जाती है उसके बाद जब वह मदन से पूछता है कि तुम्हारा गांव कौन सा है, तब वह बताता है कि अल्मोड़ा। वो कहता है कि अल्मोड़ा किस जिले में है। कि जगदीश बाबू उसे कहते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तभी मदन कहता है कि मैं पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो तभी जगदीश बाबू कहते हैं कि पहाड़ तो सैकड़ों है, तुम कौन से पहाड़ के रहने वाले हो? तभी मदन कहता है कि अल्मोड़ा। उसे पता भी नहीं था कि अल्मोड़ा। जगदीश बाबू अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र का, दार्जिलिंग, मसूरी हमने चैप्टर में देखा था, शिमला, अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों के नाम बोलते थे। और बाद में जब उसने अल्मोड़ा बोला तो उसने कहा कि हाँ बाबूजी, यही मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। तो जगदीश बाबू कैफे में आने से जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले, अल्मोड़ा के पहाड़ जो बाजू का बगल में ये जो गांव था उसी का रहने वाला जगदीश बाबू था। और जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। उस क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र में बड़े भाई को दाजू कहते हैं। जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगा। कि दोनों के बीच इतना कैफे में आते थे जगदीश बाबू, और उन्हें जब उसे पता चला कि वही उसके पड़ोसी गांव का लड़का है और दोनों के बीच जो अपनेपन की दूरी ही नज़दीक आ जाती है, तो जब मदन तभी उसे जगदीश बाबू को दाजू कहकर संबोधित करने लगता है और पहाड़ी क्षेत्र में बड़े भाई को दाजू कहते हैं। तो जैसे मदन को लगता है कि उसके वो बड़ा भाई ही मिल गया हो, इसीलिए जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। उस क्षेत्र में बड़े भाई को दाजू कहते थे। जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3, सविस्तार उत्तर। पहला है कि जगदीश बाबू को पहले एक नए शहर में आकर कैसा लगता था? कि जगदीश बाबू जब एक पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं और आकर होटल में जब काम करता है, और अपने गांव से दूर, जब जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर एक शहर में आए थे और वो भी अकेले आए थे, यहाँ का वातावरण उन्हें गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। कि वो वातावरण था वो बिल्कुल भिन्न है। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी, वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था।
कि जब जगदीश बाबू को पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि गांव छोड़कर जब वह शहर में आए और गांव को बहुत यानी कि गांव से बहुत दूर वह शहर में आए थे और वहाँ पर कोई नहीं था आपके गांव का, इसीलिए उसको अकेलापन यानी कि अकेला बहुत महसूस होता था। यहाँ का वातावरण गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में तो शांति थी, गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी, वहाँ कैफ़े है जैसा शोरगुल भी नहीं था कि कैफ़े में जैसा शोरगुल होता था वो भी यहाँ पर नहीं था। गांव में उन्हें लगता था कि जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। शोरगुल यानी कि जश्नमय, जो जश्न होता है उसे कहते हैं शोरगुल। तो उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं, उसे गांव का वातावरण बहुत याद आते हैं। इस तरह जगदीश बाबू पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन महसूस करता था। लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों बताया है कि लेखक ने मनुष्य की जो भावना है उसे विचित्र क्यों बताया है। दाज्यू कहानी में मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेखक कहते हैं शेखर जोशी कि मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी जब उनके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। उस एकाकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। इससे विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोग के बीच होकर भी वह सुनापन महसूस करता है। उसे सब कुछ पराया अपन व रहित यानी कि अपनापन न हो, वह अपन व रहित लगता है। मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक के उनकी भावनाओं को विचित्र बताया है। यहाँ पर शेखर जोशी कहते हैं कि मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों बताया है लेखक ने, तो मनुष्य के मन को समझ पाना नामुमकिन है, मुश्किल भी है। कभी कभी जब हम उसके साथ नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता कि जब हम कोई नहीं होता उसके साथ हमारे साथ कोई न हो तब निर्जन यानी कि सुनसान निर्जन स्थान भी हमें एकांत में भी हम स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता कि जब सैकड़ों लोगों के बीच उस एकांकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। उसके विपरीत कभी कभी कि हमें सैकड़ों लोगों के बीच होते हैं तभी हमें अकेलापन यानी कि सैकड़ों लोगों के बीच रहकर भी हमें अपनेपन की होकर भी हम सुनापन महसूस करते हैं। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि जब हमें बाहर जाना हो किसी अनजान शहर में, तब सैकड़ों लोगों के बीच रहकर भी हमें अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच रहकर हमें अकेलापन महसूस होता है और कभी एक अकेला होने पर भी हमें जब हम अकेले होते हैं तब उसे अपनेपन की सहानुभूति नहीं होती। उसे सब कुछ पराया यानी कि सबके बीच रहकर भी हमें सुनापन महसूस होता है कि सैकड़ों लोगों के बीच रहकर भी हमें अपनापन की सहानुभूति नहीं मिलती। सुनापन हमें सैकड़ों बीच हमारे आसपास होकर भी हमें सुनापन महसूस होता है। उसे सब कुछ पराया लगता है, अपना कोई नहीं लगता। मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक ने उनकी भावनाओं को विचित्र बताया है। आगे की कहानी दाज्यू कहानी के अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।